आज की दुनिया में ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी बढ़ी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उनका जो मागा सपोर्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इतने दशकों से बहुत ज़्यादा अपने एलाइज पे, अपने पार्टनर्स पे बहुत पैसे खर्च कर चुका है। ट्रेड की बात हो तो टैरिफ उन्होंने अपने पहले टर्म में ही शुरू कर दिया था, पर उनका टारगेट उस समय सिर्फ मेन टारगेट चाइना होता था। यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा। 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पर ये चाहते नहीं थे कि इस क्लब में और लोग भी शामिल हों। इस तरह से इंडिया को टारगेट किया गया है। चाइना एक बहुत बड़ा जायंट बनता जा रहा है, इकोनॉमिक जायंट बनता जा रहा है। उसको काउंटर वेट करने के लिए हमें कोई चाहिए। अमेरिका जो है अभी एनर्जी सरप्लस है, कंजम्पशन से कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, पेट्रोलियम हो, शेल गैस हो, और वो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं। तो अभी उसकी उतनी डिपेंडेंसी नहीं है बाहर से। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पॉडकास्ट स्टार्ट किए हमारे 1 वर्ष सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और आप सारे दर्शकों का इतना सारा प्यार हमें मिला। इन सारे प्यार के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। पिछले 1 साल का सफ़र जहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 52 एपिसोड किए और लगभग 6.5 लाख व्यूज हमने गेन किया है। 6.5 लाख व्यूज सिर्फ यूट्यूब पे और बिलियन व्यूज एज ए इंस्टाग्राम और मेटा प्रोडक्ट पे। अराउंड सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म को मिला दे तो लगभग 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट और रील्स से जुड़े हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो डेटा। एक मोनेटाइज्ड चैनल है, हम शुरुआत के 6 महीने में मोनेटाइज्ड हो गए थे। ये और बात है कि रेवेन्यू अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज के इस पॉडकास्ट इस एपिसोड में, ये एपिसोड अहम इसलिए भी है कि क्योंकि 1 वर्ष के बाद ये पहला एपिसोड है, यानी कि दूसरे वर्ष की पहली एपिसोड। हम स्वागत करेंगे आज अपने बीच एक मेहमान का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जियो पॉलिटिक्स में गहरी रुचि रखती हैं। गहरी रुचि के साथ एक गहरा अध्ययन है इनका और एक सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ होल्ड करती है। इनसे, इनके बारे में और इनके विषय वस्तु पे हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम लोग एक नया अनाउंसमेंट करेंगे कि हम एक नए चैनल की शुरुआत भी करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट हम लोग फिर से एक बार करेंगे, लेकिन मैं आप सारे दर्शकों के साथ ये शेयर करना पसंद करूँगा कि हम लोग एक नया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जियो पॉलिटिक्स पे हम लोग एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीनवाइल हम लोग स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में कि लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वाशिंगटन ने टैरिफ की दीवार खड़ी की है तो क्या नई दिल्ली बीजिंग की तरफ झुकी है। जैसा कि आप सारे लोगों को मालूम होगा कि टैरिफ की वॉर, हमारे पहले गेस्ट ने कहा, ये वॉर नहीं है, एक तरफा दबाव है, ठीक है ना, किसी को झुकाने के लिए, किसी खास मकसद से, मान लिया यही है और ये सच भी हो सकता है। तो क्या हम बीजिंग की तरफ इंक्लाइंड हुए हैं? क्या चीन से हमारा रिश्ता सुधर रहा है या वॉशिंगटन से रिश्ता हमारा कितना महत्वपूर्ण है? हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप 1.0 के बाद जब ट्रंप 2.0 की वापसी हुई है तो ये ट्रंप कितना खतरनाक है। सिर्फ सोशल मीडिया पे भोकाली कर रहे हैं या सच में ये डेयर डेविल है कि मेक एन अमेरिका ग्रेट अगेन, या ये सिर्फ इंडिया को अपने तरफ एक पर्टिकुलर काउज के लिए इंक्लाइंड करने की एक कोशिश है। मैडम से समझने की कोशिश करेंगे
तो आज हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट चैनल में प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता कुमारी का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। आप बीबीसी न्यूज़ हिंदी चैनल पे, पोर्टल पे कहिए कि आज की दुनिया में ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी बढ़ी है जी। क्या है ये ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी? ये जो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, ये मैंने कहा था जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, उसके रिगार्डिंग मैंने कहा था। तो अगर हम जो वैश्विक जो ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर जो हम कहते हैं, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफ़ी यूएस ओरिएंटेड रहा है। इसका एक तरह से हम कहें तो आर्किटेक्ट यूएस रहा है। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम इन्होंने शुरू किया जिसमें एक लिबरल ऑर्डर, जिसमें कि फ्री ट्रेड, और धीरे धीरे कुछ दशक के बाद जो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसमें यूएस का एक बहुत अहम रोल था। अभी ऐसा समय आया है जिसमें जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उनका जो मागा सपोर्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनकी धारणा ये है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इतने दशकों से बहुत ज़्यादा अपने एलाइज़ पे, अपने पार्टनर्स पे बहुत पैसे खर्च कर चुका है और अब उसको अपनी इंटरनल जो डोमेस्टिक इशू है उस पे ध्यान देना चाहिए। जो चाइना है, राइज़ ऑफ चाइना हुआ है, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, चाहे वो राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे वो सैन्य लेवल पे हो, ये तीनों जो यूएस की हेजेमनी है पूरी दुनिया में, वो उसको एक डायरेक्ट चैलेंज है। एटलीस्ट जो हमारा ये एशिया पैसिफिक, जो अब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, इस रीजन में जो यूएस का इंटरेस्ट है उसको डायरेक्ट चैलेंज है। तो उनको ये है, अब हम अगर उनका पहला टर्म देखें और हम उनका दूसरा टर्म देखें तो उसमें बहुत सारी कंटिन्यूटी है और कुछ चेंजेस हैं, या हम चेंज उनके अप्रोच में है और कुछ चेंज जो है वो बहुत सारी चीज़ें डीप्रायोरिटाइज हो गई हैं। जैसे उन्होंने जब वो पहले अपने टर्म में आए थे, उनका तब से ट्रेड उनका फेवरेट मुद्दा रहा है। वो ट्रेड की बात हो तो टैरिफ उन्होंने अपने पहले टर्म में ही शुरू कर दिया था, पर उनका टारगेट उस समय सिर्फ मेन टारगेट चाइना होता था। इंडिया भी उसके फ्रेम में आता था, पर इस बार थोड़ा मामला अलग है, थोड़ा मामला बहुत इंटेंस है और वो एक तरह से वो सब पे लागू होता है। तो अभी वो जो मागा सपोर्ट बेस से वो जब पावर में आए हैं, तो उनको ये चाहिए कि अमेरिका ने बहुत खर्च कर दिया और अमेरिका को उसके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिल रहे हैं, तो हम अब आप पे टैरिफ लगाएंगे। और ये टैरिफ जो हैं सिर्फ चीन पे नहीं, पर भारत हो, चाहे उसके एलाइज़ हों, बहुत क्लोज एलाइज़ हों, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, इन सब पे ये टैरिफ लगा है। तो एलाइज़, पार्टनर्स और जो एडवर्सरीज़, इन सब पे टैरिफ लगा है। एक बेसलाइन टैरिफ तो 10% का लगा ही है। तो ये उन्होंने 2 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया ये टैरिफ, जो कि एज नेशनल इमरजेंसी, कि ये नेशनल इमरजेंसी के लेवल पे पहुंचा हुआ इशू है। और उन्होंने एक लिस्ट जारी की कि हम जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे, हम उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और उस समय भारत को 26% रखा गया था जो टैरिफ है रेट। फिर क्योंकि इंडिया और अमेरिका काफ़ी साल से, पिछले कुछ साल से एक ट्रेड डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बाइडेन, तब भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया और US के, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो और
भी ये सारे इश्यूज, तो बहुत सारी चीज़ों पे सेटलमेंट्स किए गए, क्योंकि पिछले 25 सालों से ये प्रयास रहा है। यूएस में एक टू पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। हमारी तरह नहीं है जो कि मल्टी पार्टी सिस्टम, कुछ इंडिपेंडेंट्स होते हैं बट उनका शेयर बहुत मिनिमल है उनके पॉलिटिक्स में। तो दो मेन पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव या लेफ़्ट ओरिएंटेड है, सेंटर टू लेफ़्ट, और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो सेंटर टू राइट, उनका रेंज होता है। तो दोनों पार्टीज़ में जो उनकी यूएस की कांग्रेस है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, उनकी यूएस की कांग्रेस है, तो एक हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स है जैसे हमारा, पर हमारा और उनका सिस्टम काफ़ी अलग है। उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। पर उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, अपर हाउस, उस तरह से। तो वहाँ के कांग्रेस को बहुत पावर है, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है। तो जुडिशरी हुई, एग्जीक्यूटिव जो वाइट हाउस हम कहते हैं, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो, और यूएस कांग्रेस। तो ये तीन जो सिस्टम, जो यूएस का संविधान है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनको एक चेक्स एंड बैलेंस में करता है कि प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है, पर कांग्रेस के पास भी उन्होंने बहुत सारे लेवल पे वो पावर्स दिए हैं। तो जैसे हमारे इसमें कई बारी ऑर्डिनेंसेस पास होती हैं, उसी तरह वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास होते हैं। तो पिछले 25 सालों से ये जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, एक बाईपार्टिजन अप्रोच रहा है कि हमें जो 21st सेंचुरी है ये एशियन सेंचुरी है। एशियन सेंचुरी कैसे है? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वेस्टर्न अलायंस है यूएस का यूरोप के साथ, स्पेशली जिसको हम ट्रांस अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं, वो मेन मार्केट थी यूएस की। ग्रेजुअली वो मार्केट जो है वो यूरोप से एशिया पैसिफिक, जिसको बाद में हमने इंडो पैसिफिक का नाम दिया, वो इधर आ गई। तो चाहे वो आसियान कंट्रीज़ हों, चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो और इंडिया, ये सारी कंट्रीज़, फिलीपींस हो, ये सब इस रीजन में आते हैं। ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं। तो ये प्रयास था कि भारत के साथ रिश्ते हमें मजबूत करने हैं। तो ये क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ही ये शुरू हो गया था कि हमें भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी बनानी है। अब जो शीत युद्ध का पीरियड था, उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी डामाडोल रहे और लार्जली नेगेटिव साइड रहे, चाहे वो, और इसका सबसे बड़ा कारण मैं मानूंगी कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी क्लोज़ पार्टनर बन गया यूएस का, और इंडिया जो है, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट कि हम जो ये शीत युद्ध है उसमें ना हम सोवियत संघ के तरफ जाएंगे, ना ही हम यूएस के, ये जो दो ब्लॉक बने हुए थे, हमने कहा कि हम अभी अभी कॉलोनाइजेशन से, ब्रिटेन के रूल से बाहर आए हैं, तो हम अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी जो किसी भी दोनों आइडियोलॉजी से हम अलग अपना विदेश नीति बनाएंगे। तो ये एक हमेशा से ये एक चीज़ रही, और इस बीच में पाकिस्तान ने बहुत सारे लेवल पे यूएस को, क्योंकि उसकी जो अगर हम ज्योग्राफी देखें तो वो क्लियर यूएस को एक्सेस है, जो उनका, जो हम वेस्ट एशिया बोलते हैं और यूएस वाले जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ तो यूएस जो है इसका जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस समय तक ये नहीं रह गया था, जितने भी ये जो इम्पीरियल पावर्स थे, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो और भी यूरोपियन कंट्रीज़, ये सारे, इन लोगों ने बहुत लॉसेस सहे। तो ये था कि अब जो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, जैसे इंडिया ब्रिटिश राज के अंदर था, अब एक तो फ्रीडम मूवमेंट बहुत तेज़ थे इन देशों में, प्लस अब उनके
कैपेसिटी नहीं थी कि वो उनको रख पाएँ, जिस तरह का विरोध हो रहा था। तो अब जो नया एलिमेंट आया था कि आप पहले ट्रेड करने जाते थे, सॉरी मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री में जा रही हूँ ताकि हम आज को समझ सकें। ये फ़ीज़िबल नहीं था कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ रूल करें और वहाँ से रिसोर्सेज़ एक्सट्रैक्ट करके लाएँ। अब प्लस दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा। ये सारे जो ब्रिटिश राज था, जो एक समय पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कहलाता था, वो अब नीचे आ चुका था। उसने 2 विश्व युद्ध लड़े थे और उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। ऑल्दो ये जो इनका ये कंट्रीज़ हैं, ये विक्टोरियस हुई थी, पर इनका लॉस बहुत हुआ था। अब इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र है, उसका निर्माण हुआ। उसके बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम का ब्रेटन वुड्स एक जगह है जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जहाँ से वर्ल्ड बैंक, IMF और एक तरह से जो ट्रेड और टैरिफ का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, इस पे बात हुई कि किस तरह से अब विश्व में ट्रेड होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें तय हुई। अब जो नई चीज़ जो आ चुकी थी वो थी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिल चुका था इनको वेस्ट एशिया में और अब उसका एक्सेस चाहिए था। तो पाकिस्तान का एक जो उसकी जो ज्योग्राफी है, वो भी उसके लिए हमेशा एक उसके सर्वाइवल का या जो उसने पाकिस्तान ने वो देखा है एक पीरियड जो उसका ग्रोथ हुआ था, उसमें उसकी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इससे ये जो कंट्रीज़ थी, ये जो US और इसके यूरोपियन अलायंस, इनको एक्सेस मिलता था यहाँ मिडिल ईस्ट में। तो उस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो बहुत कारगर साबित हुआ। इंडिया प्रिंसिपली आइडियोलॉजिकली अलग राह चल रहा था और परिस्थितियाँ इस तरह से बनी प्रतिकूल, चाहे वो 1970 में जब युद्ध हुआ, उस इंडिया पाकिस्तान का जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे रिलेशंस हमारे काफ़ी लो थे। 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस समय तक ये जो पावर्स थे, US, चाइना, सोवियत यूनियन, इन सब ने न्यूक्लियर पावर एक्वायर कर लिया था, पर ये चाहते नहीं थे कि इस क्लब में और लोग भी शामिल हों। हमारी चिंता का विषय था कि चीन जो है, चीन के साथ हमारा युद्ध हो चुका था और चीन और पाकिस्तान काफ़ी क्लोज थे, तो हमारे लिए, और प्लस एक एनर्जी डायमेंशन में भी, न्यूक्लियर एनर्जी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएं। तो उस समय न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन आया और भारत ने ये टेस्ट किया, तो अगेन हम अमेरिका के नेगेटिव साइड में आ गए। इसी तरह 1998 में, फिर जब 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे इन्वेजन किया, उस समय भी पाकिस्तान जो है वो बना एक तरह से उनका एक्सेस कि वो अफ़गानिस्तान पहुंच सके, जो अमेरिकन वो थे। उसकी एक अलग कहानी है अगर हम वो टेररिज्म पे बात करें और किस तरह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पर वो आज के लिए रहने देते हैं, उस तरफ नहीं जाते। फिर 1998 में आया, तो इस तरह से पाकिस्तान जो है हमेशा रिसोर्सफुल साबित होता रहा। जब 2000 आए, और उस समय ऐसा था कि एक टर्म हम बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइफेनाइजेशन, तो US की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी थी, वहाँ पे हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ लिया जाता था, मतलब एक हाइफन के साथ कि इंडिया पाकिस्तान, जैसे हम रशिया यूक्रेन अभी एक साथ यूज़ कर रहे हैं, हालांकि कंटेक्स्ट अलग है, तो इस तरह से यूज़ होता था। पर 2000 मतलब ये जो 20वीं सदी है, ये ख़त्म होते होते तक ये रियलाइज़ हुआ
कि 1998 में भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने भी किया, तो सैंक्शंस लगे। पर ये चीज़ जैसे जैसे चाइना का राइज हो रहा था, इससे ये रियलाइज़ हुआ कि एक चाइना एक बहुत बड़ा जायंट बनता जा रहा है, इकोनॉमिक जायंट बनता जा रहा है। उसको काउंटरवेट करने के लिए हमें कोई चाहिए। और इंडिया से बड़ा मतलब भारत जो है एक डेमोक्रेटिक देश है। भारत जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स पे चलता है, तो एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भारत की बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी ट्रीटीज़ में भारत जो है सिग्नेटरी रहा है। तो ये सब चीज़ें भारत का हमेशा से एक इमेज जो है वो बहुत पॉजिटिव रही हैं। तो ये चीज़ थी कि हमें भारत के साथ तो और इमर्जिंग मार्केट भी था। तो 1991 में हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हुई। तो इस तरह से हमने अटेंशन अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो वो एक बाईपार्टीजन, जो मैंने शुरुआत की थी, एक बाईपार्टीजन अप्रोच थी कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे बनाने के लिए। और ये हुआ फिर से क्योंकि 9/11 के अटैक्स हुए और यूएस का फोकस जो है वो पूरी तरह से ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म पे चला गया। उसमें पाकिस्तान का बहुत रोल था, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस थी उसकी। पर अल्टीमेटली 2008 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की और इस तरह से हम जो अलग अलग लेवल पे, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अलग है, उनका सिस्टम बहुत अलग है, तो उसमें एक तरह का कोहेरेंस आने में भी टाइम लगा। पर हमने बहुत सारे डिफेंस फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन की। लेकिन एक बात बताइए, ट्रम्प 1.0 जब ट्रम्प का पहला शासन था और ट्रम्प 2.0 जब ये दूसरे बार ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट आए, तो क्या बदलाव था? वो क्या चैलेंज था उनके सामने कि इस बार ट्रम्प ज़्यादा एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ कि लेवी लगा दो, टैरिफ का बढ़ा दो? मैं उसी पे आ रही हूँ। तो ये चीज़ जो है ये बहुत बाईपार्टीजन, जो मैं कह रही हूँ कि दोनों डेमोक्रेट्स, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो यूएस कांग्रेस हो, उन सब में एक चीज़ जो कॉमन थी कि हमें भारत से रिश्ते मजबूत करने हैं। ये क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, उसके बाद ओबामा आए, उसके बाद हमारे ट्रम्प 1.2 आया, उसमें भी ये कंटिन्यूटी थी। उसके बाद जो बाइडेन आए, तब तक ये कंटिन्यूटी बनी रही। ये सिर्फ इस समय है, ये इनका दूसरा टर्म है जिसमें इस तरह से इंडिया को टारगेट किया गया है। अब उसका कारण क्या था? तो ट्रम्प जो है वो पहले जो उनका पहला टर्म था उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि अमेरिका जो है उसके जो रेवेन्यू है वो बहुत बाहर, मतलब दूसरे देश उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिका जो है वो बिना किसी कारण के और जितनी आवश्यकता से ज़्यादा वो खर्च कर रहा है ये सिक्योरिटी अलायंसेस में, क्योंकि चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया में हो, चाहे वो जापान में हो, तो उन्होंने जैसे उनको फ्री राइडर्स कहा जब अपने पहले टर्म के कैंपेन में ही, उन्होंने 2018 से चाइना पे टैरिफ लगाना शुरू किया। तो टैरिफ अगर हम देखें तो टैरिफ है क्या कि जो गुड्स हैं वो दूसरे देश से किसी एक देश में आते हैं, तो जो उसके ख़रीदार हैं, जो कंपनियां हैं, वो सरकार को वो टैक्स पे करती हैं। उस टैक्स को पे करने के कारण ऑटोमेटिकली वो जो गुड जो बाहर से आया है उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे जो लोकल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, तो और उनको एक बूस्ट मिलता है कि वो उनके प्राइसेस कम होंगे और टैरिफ लगेगा।
तो ये अपने इंडस्ट्रीज़ को या अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो, सर्विसेज हो, उन सबको एक तरह से प्रोटेक्ट करने का ये है। तो उनका फोकस जो वो मेनली चाइना पे था। इसके बाद वो 4 साल जो बाइडन के आए, और इस बीच में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इस बार जो एस्पेक्ट है उनके चुन के आने का, कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी से बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि वो बहुत इंटरट्वाइंड है उससे बहुत वो हर चीज़ को डोमेस्टिक लेंस से देख रहे हैं अभी तो। और यूएस की अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे अभी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्टीजन पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब डेमोक्रेट्स एक साइड हैं, रिपब्लिकन्स एक साइड हैं, और किसी जगह पे उनका कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है किसी भी इशू पे, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इवन फॉरेन पॉलिसी में रशिया यूक्रेन या और भी जो एस्पेक्ट हैं। एक इंडिया और एक चाइना फॉरेन पॉलिसी में अगर देखा जाए तो एक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया और एक पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, ये दो चीज़ें थी जहाँ पे बाईपार्टिजन था। अभी जो है सडनली इंडिया वाला जो एस्पेक्ट है वो हम देख रहे हैं कि वो जो डेमोक्रेट्स हैं और काफ़ी रिपब्लिकन्स भी, जिनको जो अभी ओपनली तो नहीं आ रहे हैं बट बहुत लोगों को ये चिंता है, क्योंकि उन्होंने 25 साल लगाए हैं इस रिलेशनशिप को बनाने में। तो उनका ये है कि अब हमें जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अमेरिका जो है अभी एनर्जी सरप्लस है, उसके पास कंजम्पशन से कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, पेट्रोलियम हो, शेल गैस हो, और वो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं। तो अभी उसकी उतनी डिपेंडेंसी नहीं है बाहर से। तो अभी उनको लगता है कि हम क्यों दूसरे अगर टैरिफ्स लगा रहे हैं तो हम क्यों ना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएं। हालांकि कम टैरिफ्स ने उन्हीं के क्योंकि जो इस तरह से जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि सारे फॉरेन एक्सचेंजेस जो होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो डॉलर जो है, तो अल्टीमेटली जो भी ट्रेड हो रहा है दुनिया में वो वाया डॉलर हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है यूएस की इनकम का। अमेरिका जो है वो अचानक से टैरिफ जो बढ़ाया है, हाँ। और जो बढ़ा रहा है उसके पीछे का उसका मंशा क्या है? तो आप यहाँ पे थे कि जो उनका डॉलर है, डॉलर पूरा वर्ल्ड में सारा इकोनॉमी डॉलर पे डिपेंडेंट है, और डॉलर सेंट्रलाइज्ड है ट्रांजैक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन मैं अभी हम उधर नहीं जाते हैं, हम उस पे नहीं। मेरा एक क्वेश्चन और राइज है यहाँ पे होता है कि अमेरिका का डोमेस्टिक कल्चर पे भी आप बात की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बात की। क्या ये एंगल एक हो सकता है कि चूँकि अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज़ को लेके बहुत चैलेंजिंग मोड में हो, क्यों? क्योंकि वहाँ भी इन्फ्लेशन हो सकता है, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो सकता है, ठीक है, और कंजम्पशन शायद वहाँ पे कम हो गया है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो अब क्या है कि हम दबाव की राजनीति से सामने वालों को, जैसे एक और एंगल आ रहा था कि हिंदुस्तान में वो चाहता है कि उसका एग्रीकल्चर फूड का और प्रोडक्शंस का कंजम्पशन हो, ठीक है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है सरकार ने कि ये हम लोग नहीं ओपन कर सकते मार्केट, ठीक है, और वो ये मार्केट ओपन चाहता है। तो इनका जो टैरिफ वाला एंगल है वो इंडिया के साथ तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये है कि हो सकता है ये एंगल है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा तो नहीं है? बाकी कंट्रीज़ के साथ वो टैरिफ क्यों हाई कर रहा है? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के साथ भी टैरिफ्स, वहाँ पे भी हैं टैरिफ्स, और उनके यही चीज़ है कि उनकी जो नीति है वो काफ़ी एक तरह से सबको समान दृष्टि से देखने की है। हाँ हाँ। हालांकि बड़ा ट्रम्प तो बोलते हैं कि हम मोदी जी के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं हम लोग।
जी हैं। तो फिर समन नीति से कैसे देख सकते हैं? हम दोस्त के लिए भी वही नीति रखें देखिए, जो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने टैरिफ लगाने में किसी को नहीं छोड़ा है, कि जहां जहां भी जो भी कंट्रीज, और ऐसा नहीं है कि केवल भारत टैरिफ लेकिन लगाता चाइना है। पे तो फिर घटा दिया। मैं आ रही हूँ उस पे। जो टैरिफ है वो उन्होंने सब पे लगाया है, जिनके साथ भी उनके व्यापारिक संबंध हैं, वो उन्होंने सब, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो वियतनाम हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अछूता है उससे। मेरे इक्वालिटी का मतलब वो है कि टैरिफ से उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। टैरिफ अभी चाइना का उन्होंने उसको रोका हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने बिल्कुल से रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था, यूएस और चाइना का ट्रेड बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, और जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, यूएस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। तो चाइना से जो सामान इंपोर्ट होता है, सडनली जब उन्होंने इतना टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, चाइना ने भी उन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, और इससे मार्केट में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई कि उनका बॉन्ड मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला था यूएस का। तो अभी उनको ये भी है कि चाइना के साथ कैसे डील करें, चाइना को किस तरह से मतलब हम एक लेवल पे आएं। तो वो वहाँ पे उनके आपस में टू एंड फ्रो चल रहा है, तो वो कर रहे हैं और चाइना रिटेलिएट कर रहा है। हमारे साथ ये है कि हम ऑलरेडी एक डील पे हमारा नेगोशिएशन हो रहा है। ट्रम्प जो हैं उनको मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन हैं। उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से। तो ये टैरिफ को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि ये उनकी एक नेगोशिएशन टैक्टिक हो सकती है, कि हम इसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करें और हम मैक्सिमम निकलवा पाएँ इस डील से। भारत ने ये हमेशा से, ट्रेड हमेशा से भारत का और अमेरिका का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहलू रहा है उनके रिलेशंस का, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हम लगभग 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर, डेयरी, इन सब पे निर्भर है। तो हमारे लिए, हमारे किसानों को, हमारे डेयरी फार्मर्स को, इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूएस जो है वो वैसे तो WTO है, और WTO के रेगुलेशंस से भी ज़्यादा वो अपने फार्मर्स को सब्सिडीज़ देता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत मार्केट डिस्टॉर्टिंग हो जाते हैं। तो यूएस के फार्मर्स और इंडिया के फार्मर्स बहुत अलग है सिनेरियो, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। तो इसीलिए ये जो डील है ये बार बार अटक रही है। फिर भी जो जितना रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह से न्यूज़ आई हैं, उसके हिसाब से जुलाई तक हमारे पास एक ड्राफ्ट डील बन गई थी। मगर जो हमारे जो राजनीतिक संबंध हैं वो मई ऑनवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं। तो अब इसमें ये है कि इसमें, क्योंकि ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत पर्सनालिटी ओरिएंटेड है। नहीं, वो ठीक है लेकिन मेरा क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर अमेरिका के साथ हमारा रिलेशनशिप निगेटिव डायरेक्शन में है, तो 2030 तक जो $500 की इकोनॉमी बनाने की बात हम लोग टारगेट रखे हुए हैं, उसको इंडिया कैसे एडजस्ट हिट करेगा? अब अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है वो अभी हम उसको नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव है, वो टेम्पररी एक फेज है। तो भारत को रिटेलिएट कैसे करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, एडजस्ट कैसे करना चाहिए? अभी
तब तक हम क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते जब तक कि ये डील सामने नहीं आ जाती। अभी नेगोशिएशन टेबल पे डिस्कशन हो रहा है, और जैसा हमारे विदेश मंत्री ने कल भी कहा था कि भारत जो है वो कोई रेड लाइन क्रॉस होने नहीं देगा। अभी जो चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं इंडिया यूएस रिलेशंस में, जिसका इम्पैक्ट ट्रेड पे दिख रहा है। और ट्रेड ऐसी चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा क्लोज टू हिज हार्ट है। तो वो चीज़, क्योंकि उनको एक पर्सनल, जब उनका जो दावा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का, क्योंकि उनकी पर्सनल इच्छा है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले, तो अपने आप को उस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं ये युद्ध भी रुकवा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसको 24 घंटे में समाप्त कर देंगे। तो ये चीज़ है, इसको भारत ने, क्योंकि भारत जो है, इसीलिए मैं पाकिस्तान को, मैंने बैकग्राउंड जब बात हो रही थी इंडिया यूएस रिलेशन की, मैं पाकिस्तान को इसलिए ही लेकर आई थी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी फिर से रिसोर्सफुल बनने की अपनी, कि वो ट्रंप को बताना चाह रहे हैं कि हम देखिए, हम आपके लिए ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इंडिया की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि भारत पाकिस्तान मामले में जो भी होगी बातें बायलैटरल होंगी। हम तीसरा कोई भी मीडिएशन नहीं चाहते। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, हम उसी में उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक तो उनको ये पर्सनली ये इशू हुआ, प्लस पाकिस्तान उनको और भी, उनको क्योंकि चाइना के साथ, चाइना से डील करना है। चाइना जो है, जैसे मैंने बोला कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पेट्रोलियम जो है वो एक वाज द न्यू गोल्ड। अभी क्रिटिकल मिनरल्स आर द न्यू गोल्ड। क्रिटिकल मिनरल्स पे चाइना की पकड़ है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, ये सारे कंट्रीज से उसका एक होल्ड है रेयर अर्थ पे। अब ट्रंप उस रेस में जाना चाहते हैं। एआई है, ये जो न्यू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, यूएस हमेशा से टेक्नोलॉजिकल पावर रहा है, तो अभी उनको वहाँ पे compete करना है। तो अब चाइना, ये पाकिस्तान जो है, उनको कह रहा है कि हम आपको बलूचिस्तान में एक्सेस दे सकते हैं, हम आपको वापस अफ़गानिस्तान में एक्सेस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि उनको अभी इंडिया से नाराज़गी है, प्लस उनको अभी पाकिस्तान लॉबी जो है वो बहुत एक्टिव है, तो उसका एक मिला जुला के एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है। जैसे आपने पूछा कि 2030 तक जो है, तो भारत और अमेरिका जो हैं, वो उनके संबंध जो हैं वो अभी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। भारत और अमेरिका मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है इनकी, चाहे आप जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो, स्पेस हो, हेल्थ सेक्टर हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, इन सब पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, चाहे अभी वो H1B वीज़ा वाला जो इशू आया है, ये सारे लेवल पे बहुत काम ऑलरेडी हो रहा है। और इवन ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं। जैसे हमने ट्रस्ट इनिशिएटिव साइन किया फरवरी में, वो ऑलरेडी हमने इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 2023 में साइन की थी। उसका एक नया वर्जन है, क्योंकि अब ट्रंप आए हैं तो वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो अब वो नया इनिशिएटिव ट्रस्ट आया है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट हैं, जैसे ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सारे जगह पे इंडिया नीड्स यूएस, यूएस नीड्स इंडिया, और ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के लेवल पे हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप कहीं नेगेटिव में, तो जो हेडलाइंस में आता है वो मेरे हिसाब से टेम्पररी है। और प्लस ये जो ट्रंप जो टैरिफ्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक कल्चर की बात की, तो वो
कहना उनका है कि जब पिछले साल कैंपेनिंग हो रही थी उनकी, तो एक प्यू रिसर्च सेंटर है जो इस तरह से स्टडी करता है अमेरिकन सोसाइटी को, तो उसमें उनके जो उन्होंने जो टॉप नेशनल इश्यूज बताए थे, तो उसमें इन्फ्लेशन जैसे एक इशू था। उसमें वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स था कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स कांट वर्क टुगेदर। तो ये उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे डेडलॉक आ जाता है। अभी ट्रंप के पास ये है कि अभी उनके पास सेनेट में भी रिपब्लिकन मेजॉरिटी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी उनकी मेजॉरिटी है। उनका हमारी तरह सिस्टम नहीं होता, उनका काफ़ी सिस्टम अलग है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वाइट हाउस में जो राष्ट्रपति हों वो रिपब्लिकन हों, मगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाउस में इनकी मेजॉरिटी हो जाए वो। और उनके यहाँ पे हर 2 साल में, हालांकि ये बहुत जल्दी है ये कहना, और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ही कह रही हूँ, ये कुछ महीनों बाद, 2-3 महीने बाद ये न्यूज़ में आना शुरू हो जाएगा कि इनके मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस जो होते हैं वो 2 साल के बाद होते हैं। 4 साल में इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, 2 साल में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चेंज होते हैं और 1/3 ऑफ द सेनेट फिर से ये होता है। अगर इसमें, क्योंकि वहाँ इंटरनल टर्मॉइल इतना चल रहा है, चाहे इमिग्रेशन, हाँ ये एक इशू रह गया, इमिग्रेशन जो है वो बहुत बड़ा इशू है उनके लिए। तो इमिग्रेशन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, ये सब सारी चीज़ों पे बहुत टर्मॉइल चल रहा है। और अभी तक टैरिफ, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि टैरिफ से जॉब्स क्रिएट होंगी, प्राइसेस कम होंगी, ये सब चीज़ें अभी देखने को मिली नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उस वजह से भी उनकी इंटरनल टर्मॉइल्स चल रही हैं। तो ये देखना है कि अभी वो जब तक ये डील नहीं आ जाती, प्लस उनका जो इंटरनल स्ट्रगल चल रही है, प्लस उनका एक जो अभी रशिया के साथ वो चल रहा है, वो रशिया के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, मगर अभी उनकी कमिटमेंट है यूरोप के तरफ। अब वो डायरेक्टली, तो वो एक तरह से टैरिफ को ऑन इंडिया तो एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपनी जो रिलायंस है उनके तरफ, उनके रशियन ऑयल, वो कम करे, और प्लस यूएस भी एनर्जी इंडिया को सप्लायर बनना चाहता है। तो ये सब चीज़ें अभी जो है बहुत इन कॉन्वर्सेशन है। तो हमें अभी हेडलाइंस पे नहीं जाना चाहिए, अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो कुछ महीनों में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके। ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है? ट्रस्ट इनिशिएटिव है जिसमें कि आप इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, जो आईसेट जो मैंने बोला, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हम टेक्नोलॉजी के डोमेन में गवर्नमेंट लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे और एकेडमिया लेवल पे एक तरह से कोलैबोरेशन है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पास स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें हमारे पास वो ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास और भी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हुए, बायोटेक्नोलॉजी है, क्वांटम है, साइबर है। तो ये सारे डोमेन्स में इंडिया इज़ ऑन द राइज, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी एम्बिशियस कि हमें जो हमारी इकॉनमी है, हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो हम भी एक बहुत एम्बिशियस गोल में चल रहे हैं। यूएस जो है वो उसको अपनी सुपीरियॉरिटी बनाए रखनी है। तो यहाँ पे चाइना जो है वो बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस उसके रहे हैं, चाहे ट्रेड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, और अभी जो रिसोर्स जो वो अक्वायर कर रहे हैं, जो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम हैं, और भी सारे जो हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जैसे जो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जो फाइन चिप्स बनते हैं सेमीकंडक्टर्स के, उनमें ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ होते हैं, जो कि आपके हाईटेक, चाहे आपकी हाईटेक कंप्यूटर्स हों या हाईटेक जो मिसाइल्स हैं और जेट्स, ये सब चीज़ों में, या जो वेपन सिस्टम है हाई टेक, उसमें यूज़ होते हैं।
तो वहाँ पे उनका अगर आधिपत्य हो गया और चाइना के पास स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है, तो वो आपके लिए, वो यूएस के लिए भी डेंजरस है, वो भारत के लिए भी, और वो ऐसे बहुत सारे देशों के लिए डेंजरस है। तो यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे ये दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे और इस पे काम करेंगे। सेंट्रल मिनिस्टर इंडिया के कोई हैं जो बोलते हैं मैं जोहो यूज़ करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप के जगह या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के जगह। क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा है या अमेरिका पे लिटरली इस पे प्रेशर बनाया जा सकता है ये सब करके? मैं इस पर्टिकुलर केस का नहीं, बट मैं इन जनरल बात हाँ, करूँगी। इन जनरल ही। इन जनरल भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की बात करता है, और हम बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में PLI स्कीम्स हैं, ये सब चीज़ें लेकर आए हैं कि हम जो हैं अपना डिफेंस प्रोडक्शन और इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट कर सकें। क्योंकि अगर हमें वो इंडिया को टॉप मोस्ट लेवल पे लेके जाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऊपर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया बहुत सारा इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि ट्रम्प टैरिफ आया है इस वजह से हम ये सब चीज़ें अभी कर रहे हैं। जैसे भारत जो है पिछले कुछ साल से वो चाह रहा है कि वो जो अपने जो सप्लाई चेन्स है उसको डाइवर्सिफाई करे। ये स्पेशली देखने को मिला कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के बाद ये पता लगा कि चाइना पे जो पूरा विश्व है, वो सप्लाई चेन्स जो है वो चाइना पे निर्भर है वो। तो अभी चाइना के पास एक अपर हैंड, एक लेवरेज आ जाता है। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेरिकन कंपनीज़ हो, चाहे वो साउथ कोरियन जैसे सैमसंग है, या जापानीज़ कंपनीज़ हैं, और इन सब का ये रहा कि हमें चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है, ताइवान हो। तो अब ये अलग अलग डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं। तो इसको फोरशोरिंग बोलते हैं, जिसमें कि आप जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं या जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनमें, या जहाँ का ट्रेड ज़्यादा ओपन है, जैसे चाइना में बहुत मार्केट एक्सेस बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, IP थेफ्ट, एस्पियोनाज, ये सब चीज़ें वो बहुत चाइना ने किया है अपने उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा रही हैं। तो अच्छा, एक सेकंड, एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि इंडिया अमेरिका और इंडिया चाइना, अमेरिका के टैरिफ दबाव में क्या आपको लगता है इंडिया बीजिंग की ओर झुकेगा? बीजिंग की ओर उधर से देखिए लुक्रेटिव ऑफर भी है कि भाई हम हायर कर लेंगे, आपका H1 वीज़ा का इशू है, हम फ्री कर देते हैं। मुझे पर्सनली ये झुकाव वर्ड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, हम इंडिया एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनमस देश है, ये हमारी पॉलिसी है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पे कोई एक पोल या दो पोल नहीं, यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। हाँ, ज़रूर ये एक फैक्टर रहा है कि टैरिफ हैं, तो इंडिया के पास ये बेसिकली ये शो करना है कि इंडिया के पास और भी ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन सिर्फ चाइना नहीं है। भारत ने अभी 2 दिन पहले EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, आपके नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लिक्टेनस्टाइन, ये 4 देशों के साथ भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें लगभग 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसमें टैरिफ में रिलीफ मिला है। 100 बिलियन कुछ इस तरह का फिगर है जहाँ ट्रेड की बात हो रही है। तो और ये डिस्कशंस ऐसा नहीं है कि 2 अप्रैल को ट्रम्प ने ये किया है और हमने 3 अप्रैल से ये टॉक शुरू कर दी। ये पिछले 3 साल से चल रही है टॉक। हमने UK के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यूरोपियन संघ के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है, हम जापान के साथ बात कर रहे हैं। तो हम
क्या हम स्टिल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर पे डिपेंडेंट है, या कुछ कंट्रीज मिल के कुछ एक नई करेंसी के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं? अभी भी हम डॉलर पे ही डिपेंडेंट हैं, डॉलर ही डोमिनेट करता है। पर हाँ, डॉलर डोमिनेट करता है, बट क्या हम कोई एक नई करेंसी के लिए काम कर रहे हैं कुछ एक कंट्रीज? अभी बहुत मिनिमल लेवल पे हुआ है। जैसे मतलब कुछ है? जैसे चाइना और रशिया ने एक मैकेनिज्म शुरू किया था, क्योंकि चाइना जो है, अगर हम थोड़ा सा डाइग्रेस करें, चाइना जो है, अगर मैं उसको देखती हूँ तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को हुआ, क्योंकि उस समय यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में यूएस और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए, तो रशिया का मार्केट एक्सेस इन्होंने बंद कर दिया। किसके लिए खुला छूट गया वो? चाइना के लिए। अभी भी जो ये लगा रहे हैं टैरिफ्स और ये, इसमें भी चाइना ऑप्शंस देख रहा है, तो इस तरह से भी ये चाइना को एक तरह का बेनिफिट है टैरिफ्स के थ्रू भी, क्योंकि अभी यूएस जो है जिस तरह से उन्होंने वो किया था कि वो टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, वो शुरुआत ही चाइना से हुई थी 2018 में, बट अभी वो चीज़ उनको दिख रहा है कि उनको काफ़ी कॉशन रखना होगा इसमें। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रांजैक्शन की बात है, वो डॉलर्स में ही हो रहा है ट्रांजैक्शन, बट ये भी अब सोचा जा रहा है कि क्या हम किसी और तरीके से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हाँ, डी डॉलराइजेशन अभी कुछ साल पहले भी ये टर्म स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में काफ़ी डिस्कस हो रहा था, पर अभी डॉलर ही जो है वो मेन ट्रांजैक्शन का करेंसी। फाइटर इंजन डील बार बार सुर्खियों में है जी। असल रुकावट क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉस्ट या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? जी, ये जो 404 ये जो डील हुई थी, ये जब हमारे प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पे 2023 में यूएस गए थे, ये तब उन्होंने एक बाईपार्टिजन एक्ट के थ्रू ये साइन हुई थी ये डील। और इसमें जो है जनरल इंजन और हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये कोलैबोरेट करके, और ये हम जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये हमारी कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे, जिसमें कि लगभग 200 के करीब, अगर मैं सही हूँ तो 200 के करीब जेट इंजन्स, जो मैक 2 है वो लेवल के जेट इंजन्स हम बनाना चाह रहे थे। कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डिले है, कुछ हमारे तरफ से एक्सपेक्टेशंस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, और यूएस हमेशा, क्योंकि इंडिया जो है यूएस का एलाई नहीं है। एलाई हमने सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएस के साथ, लिमोआ हो, कॉमकासा हो, बेका हो, ये सब हमने साइन किए हैं, मगर हम यूएस के एलाई नहीं हैं, और हम एलाई बनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ऑटोनॉमी है। हम किसी पे भी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, ये हमारी नीति रही ही नहीं है। तो वो वहाँ पे वो आ जाता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक तरह की टसल आ जाती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं, उनका जो लेवल है कि वो जितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो हम वहाँ पे थोड़ा सा असहमति आती है। और जो उनका जो इनोवेशन कल्चर है, जो उनका वर्क इकोसिस्टम है रादर, वो हमारे इकोसिस्टम से बहुत डिफरेंट है। तो वो सारे लेवल पे भी थोड़ा क्या कहें, ऐसा नहीं है कि इंडिया का एक मल्टी वेंडर वाला नेगोशिएशन स्टेप कि हम 2-4 और वेंडर को देखते हैं? ये न्यूज़ में आया है कि हम जो हैं वो हम फ्रांस के साथ एक साफरान डील करना चाह रहे हैं, जैसे पहले रफ़ाल वो किया था। तो अभी हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आई है, पर ये हो सकता है कि ये भी हमारा एक नेगोशिएशन बिड हो यूएस के साथ, कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। ओके, क्वाड 2025 के बारे में लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मिला?
क्वाड जो है, क्वाड अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया है ट्रम्प 2.0 में। और जहाँ तक है क्वाड 2025 का जो समिट है वो शायद अब अगले साल होगा, इस साल ना हो, क्योंकि अभी अभी जो ट्रम्प जो आए हैं वो बहुत अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी लेके आए हैं। अभी उन्होंने जो सबसे पहला पहलू दिखाया है अपने फॉरेन पॉलिसी का, अभी वो 4 साल हैं पावर में, तो अभी जो शुरू के जो 10 महीने हैं इसमें उन्होंने ट्रेड पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है और ट्रेड को एज एन ऑफेंस या एज अ वेपन यूज़ किया है कंट्रीज़ के आर्म ट्विस्ट करने में। तो क्वाड जो है, क्वाड एक तरह का 2017 में जो मनीला में ये वैसे तो ये 2007 में ही जो प्राइम मिनिस्टर आबे थे जापान के, उन्होंने ये आइडिया शुरू किया था कि ये जो 4 डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये एक ग्रुपिंग बनाएं। ये एक अलायंस नहीं है, ये एक तरह की ग्रुपिंग है जिसमें ये जो हैं इनमें ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन हो, ज़्यादा ये रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की बात करें तो ये चीज़ 2017 में डिस्कस हुई और क्वाड एक समिट लेवल पे आया। लेकिन अभी कुछ समय से, क्योंकि चाइना जो है उसका हम बहुत अग्रेसिव राइज भी देख रहे हैं, 2012-13 के बाद हम देख रहे हैं कि चाइना जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो साउथ चाइना सी है और ताइवान स्ट्रेट है, इसके आसपास जो है वो अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, नेवल कैपेबिलिटीज़ है, उसको बहुत अग्रेसिव रूप से एक्सपैंड कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। जो अमेरिका का इंटरेस्ट है इस रीजन में और उसके जो अलायंसेस हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया है इंडो पैसिफिक को अभी तक, और उनकी जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो भी इन द मेकिंग है, वो आने वाली है, तो उसके बाद पता लगेगा कि ये कहाँ बैठता है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि क्वाड की जो मीटिंग है वो अभी के लिए डिले कर दी गई है और हमें ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो है जिस तरह से ट्रम्प इनवर्ड लुकिंग बात कर रहे हैं कि हमें अपने देश को देखना है और उनका जो फोकस है वो ज़्यादा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, जो प्री 1945 वाला जो पीरियड था, तो वो उस समय अमेरिका जो है वो ज़्यादा आइसोलेशनिस्ट उसकी लेकिन उसमें अमेरिका ग्रेट था भी तो नहीं। अमेरिका ग्रेट तो 1945 के बाद बना। अमेरिका जो ग्रेट है वो वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एज अ लीडर, एज अ सुपर पावर, लीडर भी नहीं मैं बोलूँगी, एज अ सुपर पावर वो इमर्ज होके आया। मगर उसका वर्चस्व जो है वो जब से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है तब से उसका वर्चस्व बढ़ने लगा था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था और वो मैन्युफैक्चर करके, चाहे वेपन्स हों चाहे गुड्स हों, जनरल गुड्स हैं, वो यूरोपियन देशों को वो ये करा था। और उसकी पहले विश्व युद्ध में तो उसकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध में जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, उसके बाद उसका जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तब यूएस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ वॉर में। और क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी आ गई थी, तो 1945 में जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया तो वो एक बहुत बड़ा ब्लो था कि ये कौन सी ऐसी पावर आ गई है जिससे कि आप एक पूरे शहर को, एक पूरी ह्यूमैनिटी को आप बर्बाद कर सकते हैं। तो वो एक तरह से उसका एक वो एज अ नेवी पावर भी तब तक इमर्ज हो चुका था यूएस। तो इस वजह से ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश हैं ये इन सब के प्रोटेक्शन में आता था। एक और जगह मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि अगर टेक टैलेंट पे अमेरिका $100,000 का फीस अगर लगाता है तो ये सेल्फ सुसाइडल वाला बात नहीं है। देखिए, अभी जो यूएस जो है इसको बहुत लोग इस पे भी नेगेटिव प्रतिक्रिया आ रही है, नो डाउट। पर
यूएस ने क्या किया है, अपना जो टेक्नोलॉजिकल आधिपत्य अगर हम बोलना चाहें, या इंटेलेक्चुअल सुपर पावर है यूएस, तो उसने क्या किया कि उसने जो यूएस एड है उसके थ्रू जो ग्लोबल टैलेंट है उनको स्पेस दिया यूएस में। तो चाहे हमारे यहाँ से आईआईटियंस हों, चाहे चाइनीज़ हों, चाहे जापान से हों, बाकी जगह, बट सबसे ज़्यादा इंडिया चाइना का शेयर रहा है इसमें। तो ये टैलेंट्स को उन्होंने जगह दी, उनको स्पेस दिया, उनको अमेरिकनाइज किया। तो वो जो टैलेंट हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था वो वहाँ जाके प्रॉस्पर हुआ। तो ये स्टोरी रही है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की वहाँ पे। और उन्होंने अभी वो 1.5 to 2 के बीच में % ऑफ द पॉपुलेशन है, मगर 6% ऑफ द टैक्स इंडियन कम्युनिटी देती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज़, क्योंकि अमेरिका को नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। तो ये जो कम्युनिटी थी, जो 1965 में एक हार्ट सेलर एक्ट आया था जिसके बाद इन्होंने कोटा सिस्टम हटा दिया था, उसके बाद से इंडियंस जाना शुरू हुए। तो इंडिया से जो तबका गया यूएस में, वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड लौट गया। और इंडियन कम्युनिटी ने मतलब जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना हो, या पीपल टू पीपल कनेक्ट करना हो, या वहाँ पे जेलिन करके, जैसे होता है ना कि आप गए तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो कि उस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहा, अमेरिका के लिए बेनिफिशियल रहा। तो उन्होंने वो किया, और उस वजह से ही फिर बाद में ये H1B वीज़ा आया, जिसका आई थिंक 2.5 लाख में से 15 लाख भारत के जो IT वाले हैं या जो भी वहाँ पे काम करना चाहें, ये उनको मिलता था। पर अभी वही ट्रम्प की जो पॉलिसी है, जो मांगा बेस है, वो बहुत इनवर्ड लुकिंग है। उनको है कि हमें जो वोटर बेस मिला है, या हम जो लेकर आए हैं, वो बहुत फ्रिंज तबका है। तो उनका है कि हमें जो है, ये इंडियंस ने हमारे जॉब्स को ले रहे हैं, हमारे हाईटेक जॉब्स को ले रहे हैं, तो हम अब H1B वीज़ा, तो अब जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उन पे $100,000 का उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो वो प्रेफर नहीं करेंगे इंडियन नेशनल्स को रिक्रूट करने में। तो ये अभी हमें ये देखना होगा कि क्या यूएस के पास वो कैपेबिलिटी है कि जो वैक्यूम यहाँ से क्रिएट होगा, क्या वो उसको फिल कर पाएंगे। और ये हो सकता है कि ये H1B वीज़ा जो है, इस पे कुछ सॉफ्टनेस कुछ टाइम के बाद आए, क्योंकि अभी अगेन कि ये बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है। तो हो सकता है टाइट तो वो करेंगे, नो डाउट, मगर वो हो सकता है कि उसमें कुछ रियायत भी आए। हालांकि आज भी न्यूज़ में आया था कि अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने 5% का कोटा कर दिया है। तो ये सब अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो जो अपना जो सपोर्ट बेस है वो उसको खुश करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। तो वो जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं जो अभी वो एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये जहाँ पे इट हर्ट्स द मोस्ट, तो वो वहाँ पे हिट कर रहे हैं। तो अभी हम एक डिफ़िकल्ट फेज़ में हैं, बट मेरे हिसाब से चीज़ें कुछ टाइम के बाद ज़्यादा क्लियर होंगी। और जब तक ये डील आती है तो कुछ वो हमसे कंसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो हमसे ज़्यादा डिफेंस डील या एनर्जी डील्स, ये सब चीज़ें। क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत टफ़ नेगोशिएटर, उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए भी कहा है कि मोदी इज़ माय गुड फ्रेंड बट ही इज़ अ वेरी टफ़ नेगोशिएटर। तो उनका ये है कि इंडिया का तो स्टैंड ये रहेगा, जैसे क्योंकि हमारी एक तरह से हमारी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी नहीं है उन पे। हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट में और डिफेंस ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में उनसे कोलैबोरेट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, बट ये नहीं है कि वो हमारे सिक्योरिटी के लिए हमारी डिपेंडेंसी है। तो उस वजह से भी हमें एक तरह की ऑटोनॉमी मिलती है कि हम अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको हम एज इट इज़ क्लियर रख सकें।
तो वो अभी दोनों साइड में ये चल रहा है कि कहाँ कहाँ हम एक दूसरे को एक्सेस दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम टैरिफ कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं डिस्कशन में, क्लैरिटी थोड़े समय के बाद आएगी। जयशंकर साहब ने कहा है कि हम अपना लैंडिंग ग्राउंड खुद तय करेंगे। जी, कहाँ पे आएगा ये लैंडिंग ग्राउंड? लैंडिंग ग्राउंड हम खुद तय करेंगे, क्योंकि 25% आपने टैरिफ, अंदाज़ा था कि 15 से 20% टैरिफ इंडिया पे आएगा, लेकिन उसको उन्होंने 25% किया और बाद में उन्होंने 25% इस बात के लगाए हैं कि हम जो है रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और भारत जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। तो ये चीज़ अब अगर हम देखें तो चीन जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा मात्रा में रशिया के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस है, एनर्जी सप्लाई है, मगर वो क्योंकि इससे उनकी इकॉनमी डायरेक्ट हिट होती है, उन्होंने उस चीज़ को लो रखा है। तो अभी मैं वही कह रही हूँ कि अभी जो संबंध है हमारे, वो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल लेवल पे और बहुत सारे जो उनका पर्सनल एक अनहैप्पीनेस विथ इंडिया आ गया है कि आई एम नॉट हैप्पी। क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पीचेस भी देखें, वो जिस तरह से बात करते हैं वो सुपरलेटिव्स में बात करते हैं, या तो कोई चीज़ बेस्ट है या तो कोई चीज़ वर्स्ट है, या तो कोई चीज़ कोई उनको बहुत प्यारा है या तो वो उसको हेट करते हैं, या तो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया इज़ अ बिग मार्केट और इट इज़ अ डेड इकोनॉमी। तो वो इस लेवल पे बात करते हैं। तो अभी जो उनकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उसमें इंडिया, उस समीकरण में इंडिया नहीं आ रहा है। तो अभी एक फेज़ ऑफ ट्रांजिशन है, लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। अगर अमेरिका भारत को सिर्फ चाइना काउंटर के रूप में देख रहा है, तो भारत को किस एक क्षेत्र में स्वतंत्रता रखना चाहिए और अमेरिका से कैसे फ्री फील करना चाहिए, या इस तरह से चीज़ों से फ्री रहना चाहिए? मैं थोड़ा दूसरे तरीके से इसको आंसर करूँगी कि भारत को अमेरिका केवल चाइना का काउंटरवेट के रूप में नहीं देख रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे लेवल पे डिपेंडेंसी है, पर ये एक सबसे बड़ा अंडरलाइंग वो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी नहीं आती है और जब तक हमें क्लियर पता नहीं लगता है कि वो उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो क्या सोच रहे हैं, तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक रही बात स्वतंत्रता की, तो भारत ने बहुत क्लियर कहा है कि भारत जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे बात करता है। भारत अमेरिका हो, चाइना हो, किसी भी देश का एक, जैसे वैसल स्टेट बोलते हैं कि वो जैसा वो कह रहे हैं वो वैसा करेगा। भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत की अपना विजन है, भारत के अपने गोल्स हैं और वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो भारत जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा जो कृषि है वो सेक्टर, इसको वो प्रोटेक्ट करेगा। वो और जस्ट अमेरिका की बात नहीं है। हम कई बारी ये डिस्कशंस, क्योंकि उधर से नैरेटिव आता है वेस्ट से या फॉरेन मीडिया से, तो कई बारी हम उसके नैरेटिव में बह जाते हैं कि भारत जो है, ट्रंप ने ये किया तो भारत ये करेगा। भारत की एक अपनी नीति है। भारत डाइवर्सिफिकेशन पे ऑलरेडी काम कर रहा है। भारत जो है वो अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम 50,000 करोड़ का वो एम्बिशियस प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो उस लेवल पे जाए। तो हमने अभी वो शुरू भी किया है। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये आया था कि हम जो डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मोस्टली जो चीज़ें हम रिलाई कर रहे हैं वो हमारी इंडिजिनस है। तो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अब जिस तरह से ट्रंप ने जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया है और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं। जिस तरह से हमारे आसपास में भी इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान इतना एक्टिव हो रखा है, हमारा एक स्कर्मिश ऑलरेडी, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुका है। चीन के साथ हमें सतर्क रहना है और हम वहाँ पे कुछ चीज़ों में हमने अभी एक्सेस दिया है, पर
हम वहाँ पे भी सतर्क हैं कि हम चाइना को कितना एक्सेस दे रहे हैं अपने मार्केट में, तो हम वहाँ पे भी सजग हैं। तो भारत अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन हाँ, हमें अपनी जो मैं एक फाइनल स्टेटमेंट बोलूँगी अपना, वो ये है कि हमें अपनी डोमेस्टिक रेजिलियंस बढ़ाना है। ये H1B वीज़ा वाला जो इशू आया है, जहाँ पे अगर उनको वापस भारत आना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। जहाँ पे हम, जैसे IITs हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, IITs में फैकल्टी लेवल पे आप उनको किस तरह से आप उनको केटर कर सकते हैं कि आप वापस आएँ, आप वो फैसिलिटीज़ उनके लिए कि वो यहाँ पे आके जो उनका जो टैलेंट है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको वो यूज़ कर सकें। चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो वो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस होते थे, एस्पियोनाज हुआ या ये भी चीज़ें। यहाँ तो ट्रम्प आपको भेज रहे हैं आपके लोगों को, मतलब वापस। अब हमारे पास है कि हम उसको एज़ चैलेंज लेते हैं या एज़ एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि हम उनको किस तरह से उनको अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और उनके टैलेंट को, उनके एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंडिया को आगे लेके जाने में। इसमें हमारे केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार हैं, उन सब की मतलब भागीदारी की ज़रूरत होगी। टैरिफ वर्सेस ट्रस्ट, कौन झुकेगा पहले? एकदम शॉर्ट आंसर बताइए, एकदम क्विक। अभी मेरे हिसाब से दोनों झुकेंगे। अच्छा ठीक है। मिशन 500 या मिशन इम्पॉसिबल? 500। H1B एंड द वीजा, ऑप्टिमिस्ट इन मी सेज कि हम और भी ऊपर जाएंगे। H1B वीजा @ $100,000 और टैलेंट की नई लड़ाई। टैलेंट को नई दिशा दिखाने का एक नया अवसर, और टैलेंट को अगर हम चाहें तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक किताब जो या लेख जो हर भारतीय नीति निर्माता को अमेरिका पर बोलने से पहले पढ़ना चाहिए, कोई किताब या कोई लेख ऐसा उपलब्ध है जो देखते हैं कभी कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ बोल देगा, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ और बोल देगा, इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे छवि खराब होती है किसी की, तो आपको सजेस्ट करना चाहेंगे? इंडिया US रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कोई किताब तो अभी मेरे जहन में एग्जैक्टली नहीं आ रही है, पर बहुत सारी किताबें हैं। इंडिया एंड US इनटू द 21st सेंचुरी, वो हमारे प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा JNU में, उन्होंने लिखी थी। तो वो एक किताब मुझे बहुत पसंद है। एक इंडिया US पार्टनरशिप, एशिया चैलेंजेस एंड बियॉन्ड, ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में पब्लिश हुआ था, और इसके एडिटर हैं एम्बेसडर प्रभात शुक्ला। तो ये किताब जो है, ये क्योंकि ये एडिटेड किताब है, तो ये 2013 में ये किताब आई थी, और इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं अलग अलग इंडिया US रिलेशन के। तो आप वो किताबें हो सकती हैं। अभी हर्ष पंत हैं, वो काफ़ी इंडिया US पे लिखते रहते हैं, तो वो वहाँ से भी बहुत सारा उनकी किताबें हैं जो काफ़ी अप टू डेट हैं। और अगर इंडिया US रिलेशन किसी को डिटेल में पढ़नी है तो मैं प्रेफर करूँगी कि वो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और US को स्टडी करने में एक बहुत क्योंकि मैं US स्टडीज़ की स्टूडेंट रही हूँ, तो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें बहुत अप टू डेट और बहुत डिटेल में अवेलेबल होती हैं। तो उससे कई बारी हमारे लिए वो इजी होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए। और बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आते रहती हैं, जिनको एक्सेस किया जा सकता है इंडिया US रिलेशंस को समझने के लिए। दोस्तों, आज हम अपने मेहमान डॉक्टर श्वेता कुमारी से बात कर रहे थे, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जियोपॉलिटिक्स में अपनी गहरी अध्ययन से, अपने अच्छे अनुभव और नॉलेज से हमारे साथ अपने नॉलेज को शेयर कर रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी भी चाहिए होगा किसी टॉपिक पे,
जिस पे हम लोगों ने बात की है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे दोबारा मैडम के साथ जुड़ने का और आपके क्वेश्चन को लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैडम। Wanna hear you go.